ठीक है। तो देखो, कार्बोकैटायन कार्बोनिल कंप्लीट हो गया था अपना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास फ्री रेडिकल का। अच्छा, फ्री रेडिकल के बारे में बेसिक आप लोग जानते हो, है ना। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से होता है। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन मतलब सिमेट्रिकल टाइप का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे कोई भी कार्बन है, ठीक है, इससे कोई भी ग्रुप अटैच है, तो क्या हो, जब भी बॉन्ड ब्रेक हो सिमेट्रिकल टाइप का। सिमेट्रिकल से मतलब है जिसका इलेक्ट्रॉन है उसी के पास इलेक्ट्रॉन वापस चला जाए। ठीक है ना, तो इससे क्या बनते हैं? आपके फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब देख चुके हैं हम ऑलरेडी, फिर से देख लेते हैं। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे, सबसे स्मॉलेस्ट मिथाइल फ्री रेडिकल की बात करते हैं, है ना। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक। हाइब्रिडेशन की बात करोगे तो sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है ना। ज्योमेट्री कैसा होगा? sp2 है मतलब ट्राइगोनल प्लेनर है, 3 बॉन्ड्स हैं, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। जो अनहाइब्रिडाइज्ड एमटीपी और एमटी नहीं सॉरी, जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, जिसमें एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना। इसी टाइप का आपके पास स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करोगे तो पैरामैग्नेटिक नेचर का है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या नहीं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है इनको इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है। ठीक है ना, ये नया टर्म है जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसको। और हाईली रिएक्टिव तो है ये, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली बात है, हाईली रिएक्टिव स्पीशी है, इसलिए तो क्या है आपका इंटरमीडिएट है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करोगे तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली बात है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाले ग्रुप अटैच होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतना कम स्टेबल होगा, है क्या नहीं। ये सारे पॉइंट आप लोगों को पता है ऑलरेडी। ठीक है, कुछ नया पॉइंट तो है नहीं इसमें, है ना, सब पढ़ रखा है पहले से। आगे चलते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल की ना। फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हो? तो मेथड तो आपको पता है क्या है, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक करना है ना। होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड होना चाहिए। अब होमोलिटिक वाला जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो कैसे हो सकता है, तो उसके कौन कौन से मेथड्स हैं वो एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से, है ना। जैसे सबसे पहला मेथड है जनरेशन बाय फोटोलिसिस, है ना। मतलब फोटोलिसिस के थ्रू आप लोग क्या जनरेट कर रहे हो? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर रहे हो। ठीक, कोई भी फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल हो, है ना, या कोई और भी फ्री रेडिकल है आपके पास, तो किसके थ्रू कर सकते हो आप लोग? फोटोलिसिस से कर सकते हो। फोटोलिसिस का क्या मतलब? फोटो मतलब लाइट, है ना, लाइट के थ्रू ब्रेक करना। ठीक है, तो देखो जब भी आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है ना एच न्यू मतलब लाइट एनर्जी है, आप इसको लाइट एनर्जी दे रहे हो, तो लाइट एनर्जी की वजह से क्या होगा, तो जो भी आपके पास बॉन्ड है वो आपका ब्रेक कर जाएगा, है ना। अच्छा, नॉन पोलर टाइप का मीडियम होना चाहिए, मतलब मीडियम का भी बहुत बड़ा रोल होता है जब भी आपका होमोलिटिक होता है। मीडियम कैसा होना चाहिए? नॉन पोलर टाइप का होना चाहिए। अगर पोलर टाइप का मीडियम होगा तो ऑब्वियसली बात है आयंस को फेवर करेगा, है ना। कैसा मीडियम चाहिए आपको? नॉन पोलर टाइप का मीडियम चाहिए आपको। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे बी आर है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पी आर डॉट और बी आर डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आरसीएल है ना, लाइट एनर्जी दोगे तो होमोलिटिकली ब्रेक कर जाएगा, किसमें? आर डॉट और सी एल डॉट में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, पेरोक्साइड्स हैं आपके, पेरोक्साइड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, है ना। पेरोक्साइड जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करते हैं, H2O2 की बात करते हैं, तो पेरोक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना, है ना। तो क्या हो जाएगा? इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और 2 OH डॉट आपको मिल जाएंगे, है ना। तो सब में होमोलिसिस हो रहा है ना, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। समझ में आ गई बात? बोलो, कहीं कोई डाउट है तो बताइए, किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन डाउट बना सकते हैं, है ना। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ROCl है, तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा? तो लाइट एनर्जी दोगे तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा? जो बॉन्ड वीक टाइप का बॉन्ड है, जैसे ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों पे रिपल्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो वैसी बात है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे होमोलिटिकली तो O पे भी डॉट आ गया और Cl पे भी डॉट आ गया, देखो हो गया ब्रेक। 2 टाइप के फ्री रेडिकल बन गए आपके पास, है ना। इसी तरह से जो एजो कंपाउंड्स होते हैं, है ना, इनको एजो कंपाउंड्स बोलते हैं, एन डबल बॉन्ड एन टाइप के होते हैं ना, ये भी हाईली रिएक्टिव टाइप के होते हैं, है ना। तो लाइट एनर्जी दोगे तो N2 मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर जाता है, याद रखना हमेशा। तो N2 यहाँ से रिमूव हो जाता है क्योंकि N2 सबसे स्टेबल है ना। एन ट्रिपल बॉन्ड एंड हाई बॉन्ड एनर्जी होती है, स्टेबल टाइप का होता है, इनर टाइप का होता है। तो जैसे ही आप लोग क्या करते हो,
है ना, H न्यू थोड़ा सा भी एनर्जी देते हो तो यहाँ से N2 रिमूव कर जाता है और R डॉट बन जाता है। ठीक है, कोई फ्री टाइप का मैकेनिज्म है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली, तो 2R डॉट तो बन गया आपको। ठीक है, और बीच में क्या हो गया, एक डॉट और डॉट ने बॉन्ड बना के N2 मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, कर सकते हो ऐसे, दोनों तरफ से हो गया। जैसे RONO वाला ग्रुप है, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो RO डॉट NO डॉट टाइप का रेडिकल बन गया, है ना। नेक्स्ट है ये, इसमें दिख रहा है आपको पेरोक्साइड लिंकेज है, पेरोक्साइड लिंकेज जानते हैं ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है ना, तो अनस्टेबल टाइप का होता है, इजीली ब्रेक कर सकते हो आप लेस एनर्जी से। तो क्या हो जाएगा, दोनों पे डॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, दो मॉलिक्यूल अलग बन गए तो RCO डॉट RCO डॉट। अच्छा, एक चीज और याद रखना, कभी भी आपको ऐसा मिलता है RCO डॉट आपको अगर मिलता है तो ये भी हाईली अनस्टेबल होता है, तो क्या होता है, जैसे ही फॉर्म होता है ना वैसे ही ब्रेक कर जाता है ना वापस से। तो ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है, CO2 मॉलिक्यूल अलग हो जाता है और R डॉट बन जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, समझने के लिए, अभी ऐसा कुछ नहीं कि आपको याद ही रखनी सब एग्जाम्पल्स, है ना, याद रखने के लिए नहीं है अभी ये, हाँ, ये समझने के लिए था कि कैसे कैसे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है ना, बताओ, कर सकते हैं सब, है ना। अच्छा, नेक्स्ट मेथड आता है थर्मोलिसिस। थर्मोलिसिस मतलब हीट करना है आपको, केवल हीटिंग से बॉन्ड ब्रेक करना है। तो जहाँ पे H नहीं होता वहां पे बस आपको हीट का साइन लगा देना है, डेल्टा होता है ना, वो हीट का साइन होता है। तो बस हीट कर रहे हो आप लोग, वही नॉन पोलर टाइप का मीडियम होगा, है ना, कंडीशंस वगैरह आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो क्या कर सकते हो आप लोग, तो बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो सीधा, जैसे Cl2 है, तो वही सब रिएक्शन है जो पहले पड़ी हुई है, बस वहां पे H नहीं था, यहाँ पे आप लोग उनको क्या कर दोगे, हीट कर दोगे, तो हीट से आप लोग होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करा दो, देखो Cl डॉट बन गया। ये देखो पेरोक्साइड है, कोई भी लो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्साइड लो, तो बॉन्ड ब्रेक होके फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। इसी तरह से R3B ट्राई एल्काइल बोरेन है ना, तो होमोलिटिकली हीट करोगे तो होमोलिटिकली क्लीव हो जाएगा, बोरोन अलग हो गया और R डॉट का फॉर्मेशन हो गया। ये टेट्रा एल्काइलेट हो गया, तो वही R डॉट अलग हो जाएगा, लेड आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला कंपाउंड है, एजो कंपाउंड है, दिख रहा है आपको N2, बोलता है कोई भी एजो कंपाउंड होगा उसको थोड़ा सा अगर आप हीट करोगे तो N2 रिमूव हो जाता है ना, अब चाहे कैसा भी कंपाउंड हो, किसी भी टाइप का, स्मॉल हो, है ना, इस टाइप का लार्ज टाइप का कंपाउंड हो, तो N2 रिमूव कर देना। जैसे N2 रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, बाकी के दोनों क्या हो जाएंगे, आपके फेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ फेडिकल बन गया और N2 यहाँ से रिमूव कर दिया। इस कंपाउंड को बोलते हैं एजो आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल, है ना, तो एजो आइसोब्यूटाइरोनाइट्राइल, EIBN बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो हीट करने पे N2 रिमूव करता है और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, RI है, देखो बन सकते हैं फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। तो सिंपल आपको क्या कर देना है, हीट करना है और हीटिंग से क्या हो जाएगा, आपका फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, है ना। बाकी कंडीशंस भी हैं आपकी, नॉन पोलर टाइप का मीडियम वगैरह, वो सब कंडीशन भी मेंटेन करनी पड़ेगी, तब होगा। बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो किसी को। कर सकते हो हीटिंग से, है ना। चले आगे, चलो नेक्स्ट मेथड आता है फ्री रेडिकल जनरेट करने का, जनरेशन ऑफ रेडिकल बाय अनदर रेडिकल, मतलब दूसरे रेडिकल के थ्रू आप लोग नया रेडिकल फॉर्म कर सकते हो। जैसे Br डॉट है, ऑलरेडी फ्री रेडिकल है ना, ये क्या करेगा, जैसे आप RH के साथ रिएक्शन कराओगे, कोई भी एल्कीन के साथ रिएक्शन कराओगे, तो Br डॉट क्या, डॉट को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा, तो ये तो HBr बन जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो R डॉट आपका अलग हो जाएगा। तो देखो Br डॉट ने एक नया फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया, R डॉट फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया, है ना। तो आप न्यू रेडिकल फॉर्मेशन कर सकते हो, है ना, पहले से एग्जिस्टिंग कोई रेडिकल है उसकी मदद से। जैसे R डॉट था, Br2 के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या होगा, यहाँ से ये Br डॉट को एक्सट्रैक्ट करेगा, R डॉट Br डॉट को लेके RBr बना लेगा, और बचेगा क्या आपके पास, Br डॉट बच जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। इसी तरह से एल्कीन पे, एल्कीन है, Br डॉट है, तो एडिशन हो सकता है ना, तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड एक फ्री रेडिकल की फॉर्म में, दोनों फ्री रेडिकल फॉर्म में ब्रेक कर जाएगा, तो एक फ्री रेडिकल कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे Br अटैच हो गया और एक फ्री रेडिकल आपका नया फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। तो एडिशन करा सकते हो आप लोग, देखो फ्री रेडिकल का एल्कीन पे, एक डिफरेंट टाइप का फ्री रेडिकल ही तो बना है इसमें। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग फ्री रेडिकल से आप न्यू फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हो। एक ये मेथड है फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन का। ठीक है, समझ में आ गई बात है ना।
इसके बाद मेथड आता है मेटल और मेटल आयन से आप लोग बना सकते हो, है ना, जो कि मोस्ट कॉमन मेथड है। रिएक्शन पोर्शन में ज्यादा रिएक्शंस वगैरह देखने को मिलती हैं, इससे आपको जो भी थियोरेटिकल मैकेनिज्म वगैरह होगी उसमें आपको इसी टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेगी, मेटल या मेटल आयन से ना। तो पहले समझो कि मेटल मेटल आयन से क्यों बनते हैं थियोरेटिकल। जैसे देखो कार्बन आयन है ना, कार्बन आयन आपको पता है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा अगर ये एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ से रिमूव कर लूं तो क्या बन जाएगा, थियोरेटिकली तो बन जाएगा, है ना। इसी तरह से कार्बोकैटायन है, प्लस चार्ज है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड कर दो तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, थियोरेटिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का और ऐड करने का काम जो है वो कौन करते हैं, वही मेटल और मेटल आयंस करते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे कार्बन आयन है, कोई मेटल या मेटल आयन है आपके पास, मान लो मेटल आयन है ना, एम कोई भी एग्जांपल n प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या करोगे, तो नेगेटिव चार्ज को गेन करेगा ना, इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर Mn के पास आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तो कार्बन तो कन्वर्ट हो गया किस में, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, और जो Mn है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn प्लस से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया ना इसमें, तो -1 कर दोगे, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा इसका। ठीक है, कैटायन की बात करोगे तो कोई Mx प्लस टाइप का मेटल आयन है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन कर देगा, दे देगा, तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और M किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना इसने, इस तरह से। तो मेटल या मेटल आयंस यही काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने का या डोनेट करने का काम करते हैं। तो इससे आप तो क्या बना सकते हो, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हो एनायन या कैटायन से। ठीक है, ये सबसे कॉमन एग्जांपल सोडियम वाला रिएक्शन, RX का रिएक्शन कराओ सोडियम के साथ, ठीक है ना, वुड्स टाइप का रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं इसको, 12th में पढ़ोगे आप लोग इस रिएक्शन को, डिटेल में आएगा पूरा। तो RX की रिएक्शन कराओगे तो देखो RX वैसे अगर ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है, तो यहाँ से ब्रेक होता है तो R प्लस की और X माइनस की फॉर्म में ब्रेक होता है ना, तो क्या बनता है, ये बनता है R प्लस और X माइनस बनता है। ठीक है, पर क्योंकि सोडियम है तो सोडियम क्या करता है, सोडियम हाईली रिड्यूसिंग है, तो Na प्लस और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर लेगा, R प्लस, तो R प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखो इंटरमीडिएट क्या बना यहाँ पे, बनना चाहिए था कैटायन, पर बनता क्या है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो किसकी वजह से हुआ है, सोडियम की वजह से हुआ है ना, आपने मेटल यूज किया वहां पे, रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करा सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके तो, है ना, जैसे फिनॉक्साइड आयन है, Fe3+ के साथ रिएक्शन कराया तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो ये तो बन गया फ्री रेडिकल, और Fe कन्वर्ट हो गया एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें, Fe2+ में। ठीक है, इसी तरह से ये भी देखो फेडिकल एनायन है, फिनॉक्साइड आयन ही है भी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये Fe है यहाँ पे ना 3+ में है, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में शो कर रखा है, काम वही है ना, आयन ही है यहाँ पे। तो Fe3+ से किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2+ में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से कैटायन है वेनेडियम 2+ में, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे तो बन गया फ्री रेडिकल, और वेनेडियम किस में कन्वर्ट हो गया, 3+ में कन्वर्ट हो गया। तो देखो यही काम करते हैं मेटल और मेटल आयंस, है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने का या फिर डोनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल्स वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, तो समझाने के लिए था कि किस किस तरह से मेटल या मेटल आयन से आप लोग फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हो, है ना। तो याद बात मत करना कि एग्जाम्पल्स वगैरह है ना, वो रिएक्शन पोर्शन में जब पढ़ोगे तो जो रिएक्शंस वाले एग्जाम्पल होंगे वही आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। चलो, ये तो हो गया जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आपने फॉर्म कर लिए, 4 मेथड थे, है ना, किसी मेथड से आप लोग क्या कर सकते हो, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर सकते हो, है ना, और होता तो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन ही है, होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। अब फ्री रेडिकल फॉर्म तो हो गया, फ्री रेडिकल फॉर्म होने के बाद क्या करेगा, है कि नहीं, तो वो आपको देखना है। तो देखो अब आते हैं थोड़ा सा जनरल रिएक्शंस देखते हैं फ्री रेडिकल की, है ना। सिंपल सिंपल से पॉइंट है, जनरल रिएक्शंस पे आते हैं कि फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया तो क्या करेगा। अब आपके पास फ्री रेडिकल है ऑलरेडी बना हुआ है, अब उसका आपको क्या करना है, तो देखो फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हो आप लोग, है ना। तो कैटायन और एनायंस के कंपैरिजन में ज्यादा अनस्टेबल होते हैं फ्री रेडिकल से होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म होते हैं वैसे इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इनकी टेंडेंसी होती है बॉन्ड फॉर्म करने की। मतलब क्या ढूंढेंगे कि
इसी के जैसा एक और फ्री रेडिकल कहीं से मिल जाए इसको और दोनों आपस में क्या कर लें, बॉन्ड फॉर्म कर लें, तो देखो वापस से बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी है ना, कॉम्बिनेशन टेंडेंसी बोलते हैं इसको। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेडिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है ना, या सबसे फास्ट रिएक्शन यही होती है कि जैसे ही फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, उसको जैसे ही कोई दूसरा फ्री रेडिकल मिलता है तो उसके साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। समझ में आ गया? क्या थे, 2 R डॉट थे, तो R डॉट+R डॉट ने क्या किया, कंबाइन होके RR का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर R डॉट और BR डॉट आपके फॉर्म हो गए किसी रिएक्शन में, है ना, किसी भी मेथड से आपके फॉर्म हो गए फ्री रेडिकल, तो क्या करेंगे, तो देखो अभी कोई स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं होती है फ्री रेडिकल कॉम्बिनेशन, मतलब फ्री रेडिकल कोई मतलब नहीं है कि वो किसके साथ कंबाइन है, क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है उसी के साथ कंबाइन कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो R डॉट अकेला एक एक फ्री रेडिकल तो बनेगा नहीं, बल्क में बहुत सारे हैं, है ना, तो क्या होगा, R डॉट किसी दूसरे R डॉट के साथ कंबाइन होकर RR का फॉर्मेशन कर सकता है ना, R डॉट किसी BR डॉट के साथ कंबाइन होकर RBR बना सकता है, या BR डॉट अपने ऐसे किसी BR डॉट के साथ कंबाइन होकर BR बना सकता है। तो ये सब पॉसिबल कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट्स के, ये सब प्रोडक्ट बन जाते हैं। या तो कोई स्पेसिफिक टाइप का नहीं होता है कि किसी स्पेसिफिक से ही जाके अटैच होगा, उसको जो भी फ्री रेडिकल मिलेगा उसी के साथ अटैच होना स्टार्ट कर देगा, बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। बताओ, बात समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, दो तरह के आपके पास R डॉट है, मतलब दो एल्काइल है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कोई भी मिथाइल इथाइल कुछ भी मान लो, है ना, तो क्या होगा, अब इनका कॉम्बिनेशन जब आप रिएक्शन करेंगे तो जैसे ही फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, कंबाइन करने की होगी। तो आर आर के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, आर डैश के साथ कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, या आर डैश के साथ कंबाइन हो सकता है ना। तो सेम टाइप की फ्री रेडिकल कंबाइन होते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, और जिसमें अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फ्री रेडिकल्स कंबाइन होते हैं उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो सेम टाइप की कंबाइन हुए तो सेल्फ, और डिफरेंट टाइप की कंबाइन हुए तो क्रॉस। ठीक है, ये आर डैश भी क्या है, ये भी सेल्फ प्रोडक्ट ही है ना। समझ में आ गया, सेल्फ और क्रॉस का मतलब समझ में आ गया सबको। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है ना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सा, एक मिथाइल फ्री रेडिकल है, एक इथाइल फ्री रेडिकल है, और एक प्रोपाइल फ्री रेडिकल, एन प्रोपाइल फ्री रेडिकल है। इन तीनों को आपने कंबाइन करने के लिए छोड़ दिया है ना, एक साथ रिएक्शन मिक्सचर में फॉर्म हुए, तो कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो क्या क्या बन सकता है, तो देखो पहले तो कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। मिथाइल मिथाइल के साथ कंबाइन हो गया, मिथाइल इथाइल के साथ कंबाइन हो गया, मिथाइल प्रोपाइल के साथ हो गया, फिर इथाइल प्रोपाइल के साथ हुआ, इथाइल इथाइल के साथ कंबाइन हुआ, या फिर प्रोपाइल प्रोपाइल के साथ कंबाइन हो सकता है, तो 6 टाइप के कॉम्बिनेशन तो बन जाएंगे। पर अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट देखने हैं ना। यहाँ पे देखो ये मिथाइल, ये भी ब्यूटेन है और ये भी ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन ब्यूटेन को तो एक ही काउंट करोगे ना, प्रोडक्ट अलग अलग थोड़ी ना काउंट करोगे, दोनों ही ब्यूटेन है ना। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या टोटल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे, 1 2, ये दोनों तो सेम ही है, 3 4 और 5, तो 5 प्रोडक्ट आपको मिले हैं, है ना। बहुत कॉमन सा मिस्टेक है, ये कॉम्बिनेशन देख लेते हैं बच्चे, है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों सेम भी है। ठीक है ना, तो इतने टाइप के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। बताओ, यहाँ तक कहीं कोई डाउट है तो बोलो किसी को। रेडिकल कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? बताओ कहीं कोई डाउट है तो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट नो, इफ डाई रेडिकल जनरेट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, है ना, कोई डाई रेडिकल जनरेट हो गया, डाई रेडिकल मतलब है एक ही मॉलिक्यूल में दो फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। अब सोच सकते हो कितने हाईली अनस्टेबल हैं, एक फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है तो एक ही मॉलिक्यूल में दो फ्री रेडिकल जनरेट होना बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ना। तो जैसे डाई रेडिकल जनरेट होते हैं तो उनकी सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
ठीक है ना। तो इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। 1,5 पे है तो बॉन्ड बना के साइक्लोपेंटेन बना लेगा। 1,6 पोजीशन पे है तो कंबाइन करके क्या बना लेगा, साइक्लोहेक्सेन बना लेगा। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। पर अगर उनके बीच में डिस्टेंस और भी ज्यादा है ना, ज्यादा डिस्टेंस है फ्री रेडिकल्स के बीच में, तो ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से क्या होता है, तो इंटरमोलिक्यूलर कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा आपको कितने मॉलिक्यूल, तो देखो 6 मेंबर तक तो स्टेबल है ना, डिस्टेंस भी कम है, स्टेबल भी होता है। अगर 7 पे या उससे ज्यादा पे अगर आपके पास फ्री रेडिकल है डिस्टेंस पे, तो फिर इंट्रामोलिकुलर कंबाइन नहीं होता है। ठीक है, तो आपस में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाता है। जैसे ये वाला है, ये फ्री रेडिकल है ना, तो अपने ही जैसे एक और फ्री रेडिकल के साथ ऐसे कंबाइन हो जाएगा, इधर वाला एक और अपनी जैसे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो देखो ऐसे कंबाइन करके देखो पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो पूरा एक लीनियर चेन पॉलीमर टाइप का बन जाता है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो 1,7 या उससे ज्यादा डिस्टेंस पे है तो फिर इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला। ठीक है, अच्छा और क्वेश्चन देख लो फ्री रेडिकल के। डबल बॉन्ड पे फ्री रेडिकल है तो देखो इजीली ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। इस तरह से आप फ्री रेडिकल है तो देखो कंबाइन होकर ऐसा बाइसाइक्लो टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, है ना। इधर है तो यहाँ पे कंबाइन होकर देखो ये भी ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। तो इस तरह से, है ना, इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन हो जाता है। देख लो जल्दी से, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, चलो देखो वही बता रखा है, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो आपस में कंबाइन होकर ऐसे पॉलीमर बन जाते हैं ना, कंबाइन होता जाता है और पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है ना। कुछ कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस वगैरह हैं, स्पेशल टाइप के, है ना। जैसे मैं आपको अलग से बता देता हूँ इन क्वेश्चंस को। देखो मान लो ऐसा कोई थियोरेटिकल फॉर्म हुआ, ये ऑलरेडी था, है ना, और अच्छे से बना देते हैं इसे, है ना। यहाँ थियोरेटिकल आपके फॉर्म होगा इस तरह से। तो अगर आप क्या करोगे, जैसे इंटरमोलिकुलर थियोरेटिकल है, तो अगर आप इनको कंबाइन करोगे तो आपको पता है, जैसे ही आप कंबाइन करोगे तो कैसा स्पीशीज बन जाएगा ये, बोलो किस टाइप का है, स्टेबल है क्या है? नहीं है, एंटी एरोमेटिक है ना। क्या है ये, एंटी एरोमेटिक टाइप का स्पीशी है। और एंटी एरोमेटिक स्पीशी हाईली अनस्टेबल, तो कंबाइन होकर फॉर्म होगा ही नहीं अनस्टेबल में, तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो उस केस में क्या करता है, फिर इंटरमोलिकुलर कंबाइन होना पड़ता है ऐसे, है ना। तो क्या होगा, ये फ्री रेडिकल, एक और ऐसा ही फ्री रेडिकल आएगा, है ना, वो आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो आपस में कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, तो देखो इस तरह से आपका डाइमर फॉर्म हो जाएगा। डाइमर मतलब दो यूनिट फॉर्म कंबाइन हो जाते हैं, तो देखो ऐसे कॉम्बिनेशन होके इस टाइप का आपका मेन प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। डाइमराइजेशन जिसको बोलते हैं, दो यूनिट आपस में कंबाइन हो जाती है, इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो जब इंट्रा से नहीं हो सकता, स्टेबल नहीं बन रहा है, तो इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन करा देंगे। ठीक है, इसी तरह से बेंजीन के केस में होता है ना। बेंजीन पे कहीं तो एडजेसेंट पोजीशन पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए, तो क्या होगा, तो बेंजीन पे जैसे आप लोग इंट्रामोलिकुलर कॉम्बिनेशन कराओगे तो बेंजाइन बन जाएगा। बेंजाइन खुद हाईली अनस्टेबल होता है, जैसी फॉर्म होगा वापस से ब्रेक होकर फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये भी हाईली रिएक्टिव होता है बेंजाइन जो होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये आपस में ऐसे इस तरह से बाइफेनॉलिन का फॉर्मेशन कर लेंगे, है ना, आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो बेंजीन। ठीक है, कम टेंडेंसी है पर फिर भी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। बताओ कहीं कोई डाउट है तो। ठीक है, चलेंगे। अच्छा इसी तरह से अगर आप देखोगे, एक और क्वेश्चन है
कि अगर 5 मेंबर रिंग है और डबल बॉन्ड है और इसी डबल बॉन्ड पे कहीं या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाए, है ना, तो क्या करना चाहोगे? इंटरमोलिकुलर कॉम्बिनेशन करा के देखते हैं पहले। तो आपस में अगर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और आपको पता है 5 मेंबर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। अब याद रखना, देखो नहीं पता हो तो स्मॉलर रिंग्स में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है ना। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। तो 5 मेंबर रिंग में, 6 मेंबर रिंग में कभी 180 डिग्री बॉन्ड एंगल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेन बढ़ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं होता है ना। तो लोअर रिंग्स में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है कभी भी, याद रखना, है ना। तो मिनिमम 8 कार्बन होने चाहिए, पता है आपको, रिंग में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है तो मिनिमम कम से कम 8 कार्बन का रिंग होना चाहिए। मतलब 8 कार्बन का रिंग साइक्लोऑक्टाइन का फॉर्मेशन, हाँ पहली बार साइक्लोऑक्टाइन बन जाता है, उसमें भी स्ट्रेन है पर फिर भी साइक्लोऑक्टाइन का फॉर्मेशन कर सकते हो, क्योंकि लार्ज रिंग है ना, स्ट्रेन थोड़ा सा कम है बाकी कंपेरिजन। पर इससे स्मॉलर रिंग में आपका कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है, ठीक है, याद रहेगा पॉइंट वाला, है ना। तो 5 मेंबर में तो ट्रिपल बॉन्ड कभी नहीं आता है, बहुत अच्छे से याद रखना इस पॉइंट को, है ना, आगे बहुत जगह काम आएगा ये, ठीक है। ये काम हो गया। अभी काम करते हैं पहले की तरह, डाइमराइज कर देते हैं, है ना। एक और ऐसा ही फ्री रेडिकल लेते हैं और आपस में दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको डाइमराइज कर देते हैं। तो इन दोनों फ्री रेडिकल को आपस में जोड़ देते हैं, है ना। तो क्या बनेगा बताओ? तो इससे बनेगा कि यहाँ पे अगर आप लोग दोनों को कंबाइन कर दोगे तो ये भी थोड़ा स्टेबल नहीं है, एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन गया, देखो रिंग देखो बीच में, है ना, एंटी एरोमेटिक सिस्टम दिखाई दे रहा है। तो ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये भी फॉर्म नहीं होगा, तो इंटरमोलिकुलर भी नहीं हो पा रहा है, इंटरमोलिकुलर भी नहीं हो पा रहा है इसमें कॉम्बिनेशन, है ना। तो प्रोडक्ट का पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि आपस में क्या कर जाए, ट्राइमराइज कर जाए, है ना। तो ट्राइमराइज कैसे करता है, ये फ्री रेडिकल, है ना। एक और ऐसा ही फ्री रेडिकल आप लोगे और ऐसा ही एक और फ्री रेडिकल आप लोगे, तो तीनों आपस में कंबाइन होके, तो देखो इस तरह से आपका फॉर्म हो रहा है ना, देख सकते हो, देखो ये एरोमेटिक टाइप का फॉर्म हो गया, देखो तीनों रिंग आपस में कंबाइन होकर एरोमेटिक टाइप का बना। तो ऐसे टाइम रेस्ट करता है ना, इसकी टेंडेंसी थोड़ी कम होती है पर हाँ बन सकता है, ठीक है। चलो इसको देखो अभी 2 मिनट में, है ना। ठीक है, बताओ, समझ में आ गया यहाँ तक, है ना। कुछ स्पेशल के क्वेश्चन थे, है ना, कहीं कहीं मिल जाते हैं देखने को, ठीक है। चलें आगे, चल, है ना, आगे चलते हैं, घटाते हैं यहाँ से। तो देखो यही क्वेश्चन तीनों यहाँ पे दे रखे हैं, है ना, इसी टाइप के भी क्वेश्चन हैं तीनों के तीनों, ठीक। चलो अब आते हैं सेकंड टाइप की रिएक्शन पर। तो पहला हो गया रेडिकल कॉम्बिनेशन, रेडिकल फॉर्म हुआ, उसकी टेंडेंसी है कंबाइन करने की, तो आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देगा, जिसको बोलते हैं रेडिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा टेंडेंसी होता है, दूसरा टाइप का रिएक्शन करते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आप तो जानते हो, है ना, जिसमें सेम टाइप का स्पीशीज ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाए, मतलब 2Cu+ लेते हो, जैसे आप लोगों ने शुरू में पढ़ा होगा, है ना, 10th तक पढ़ते थे आप लोग कि Cu+ के डिस्प्रोपोर्शनेट होने की टेंडेंसी होती है, मतलब सेम टाइप का स्पीशीज, कॉपर ही क्या हो गया है,
ठीक है। हाँ, तो Cu प्लस क्या हो गया, Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। और सेम टाइप का स्पीशीज एक Cu प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में, रिड्यूस हो गया। मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है ना। सेम टाइप का स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई चलो एग्जाम्पल वाली बात, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। हम फ्री रेडिकल पे आते हैं कि फ्री रेडिकल कैसे डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। देखो, फ्री रेडिकल क्या करते हैं कि एक फ्री रेडिकल क्या करता है, दूसरे फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पोजीशन से एक H डॉट को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है ना। तो ये तो बन गया एल्केन जिसने H डॉट ले लिया, और जहां से H डॉट लिया है तो वहां भी फ्री रेडिकल आ गया। तो फ्री रेडिकल ने मिलकर क्या बना लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो दूसरा क्या बन गया, एल्कीन बन गया, है ना। देखो अलग से दिखाते हैं, इसको अलग से करते हैं, है ना। जैसे आपके पास एक फ्री रेडिकल था, ठीक है, उसको आपने क्या किया, एक दूसरे फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन कराया। तो इसके एडजेसेंट पोजीशन पे एक H है, तो ये क्या करेगा, फ्री रेडिकल यहाँ से H डॉट को ले लेगा। तो ये तो क्या बन गया, एल्केन का फॉर्मेशन कर लिया। और जहां से H डॉट लिया है वहां पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे फ्री रेडिकल, तो दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेगा, एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो क्या मिल गया आपको, एक एल्केन मिल गया और एक एल्कीन मिल गया, है ना। तो ये क्या हो गया, डिस्प्रपोर्शनेट हो गया। ये तो है डिस्प्रपोर्शनेशन। एक का हो गया रिडक्शन, दूसरे का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ऐसे दो रेडिकल आपस में कंबाइन होते हैं, एक H ले लेता है और दूसरा एल्कीन बना लेता है। तो एल्कीन और एल्कीन, तो डिस्प्रपोर्शनेशन से एल्कीन और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, समझ में आई बात किस तरह से है। तो ये है सेकंड मेथड जिससे कंबाइन होते हैं। ठीक है, देखो ये भी दिख रहा है यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास, 3 डिग्री वाला फ्री रेडिकल है ना। तो ये H डॉट ले लेगा, तो ये तो एल्कीन बन गया, और दूसरा वाला क्या बन जाएगा, एल्कीन बन गया। तो आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटालीन बन गया। ठीक है, अच्छा बात करेंगे कि कौन सा रिएक्शन होता है। तो देखो कोई भी रेडिकल फॉर्म हुआ अगर दोनों टाइप का कर सकता है, तो हमेशा दोनों टाइप की रिएक्शन होती है, रेडिकल कंबाइन भी करेगा और डिस्प्रपोर्शनेट भी करेगा हमेशा। पर अगर आप टेंडेंसी की बात करोगे तो देखो रेडिकल की हमेशा टेंडेंसी कंबाइन करने की ही होती है। जब वो कंबाइन नहीं कर पाता है इफेक्टिवली इजीली, तो फिर वो डिस्प्रपोर्शनेट करता है ना। तो कब करेगा, जब ज्यादा हिंडर टाइप का होता है। तो इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन की टेंडेंसी 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि इजीली कंबाइन नहीं कर पाते ना हिंड्रेंस की वजह से। तो 3 डिग्री में सबसे ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेशन, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। और इसी तरह से रेडिकल कॉम्बिनेशन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, और सबसे कम कौन सा हो गया आपके पास, 3 डिग्री टाइप का। बताओ, बात समझ में आया, है ना। तो कॉम्बिनेशन टेंडेंसी पूछा जाएगा तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री सबसे कम, और डिस्प्रपोर्शन होने की टेंडेंसी 3 डिग्री। होते दोनों में हमेशा ही है ना। अच्छा, अब इन दोनों में से कोई रिएक्शन आ गया, पूछ लिया कोई रेडिकल देके कि किससे बनाओगे आप मेजर, तो याद रखना आप 1 डिग्री और 2 डिग्री को हमेशा आपको मेजर प्रोडक्ट कॉम्बाइन से बनाना है, कॉम्बिनेशन से बनाना है। और 3 डिग्री को हमेशा आपको किससे बनाना है, डिस्प्रपोर्शनेशन करना है मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। फिक्स है, टेंडेंसी सब में सब है, पर मेजर प्रोडक्ट आपको ऐसे ही बनाने होते हैं। बताओ, बात समझ में नहीं आया, बोलो। देखो जल्दी से देखो, डिस्प्रपोर्शनेशन में कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। ठीक है, समझ में आ गया डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, थर्ड है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे कैटायन में होता था रीअरेंज। रीअरेंज मतलब है कि अगर अनस्टेबल टाइप का फ्री रेडिकल है तो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाए 1 डिग्री से 2 डिग्री, है ना। कैटायन में जैसे होता था, पर फ्री रेडिकल के केस में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसको रीअरेंज करने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी लगती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है।
फ्री रेडिकल को रीअरेंज करने के लिए, और रिएक्शन में इजीली नहीं मिल पाती इतनी एनर्जी जो होती है ना। तो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो जनरली आपके रीअरेंज नहीं करते हैं, पर कार्बोकैटायन करते हैं हमेशा, क्योंकि कार्बोकैटायन में कम एनर्जी लगती है, कम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कार्बोकैटायंस तो हमेशा क्या होंगे, जब भी बनेंगे तो हमेशा रीअरेंज करते हैं वो मोर स्टेबल में। फ्री रेडिकल के केस में ऐसा नहीं होता है ना, जनरली फ्री रेडिकल्स आपके रीअरेंज नहीं करते हैं ना, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं ना, बहुत रेयरली कंडीशंस होती हैं उन्हीं में करते हैं, है ना, बाकी आपके रीअरेंजमेंट नहीं होता है फ्री रेडिकल्स के केस में। ठीक है, रीजन क्या है, बहुत हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कैटायन में ही रीअरेंजमेंट करना होता है आपको, फ्री रेडिकल्स में नहीं करना। ठीक है ना, तो फ्री रेडिकल जब भी फॉर्म होते हैं या तो कंबाइन कर जाएंगे या डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाएंगे। ठीक, मतलब दोनों ही करते हैं। और अगर आपको मेजर पूछा जाएगा तो देख लेना कौन सा फ्री रेडिकल है, 1 डिग्री 2 डिग्री है तो कंबाइन कर जाएगा, और अगर 3 डिग्री है तो डिस्प्रोपोर्शनेट करा देना उसे। ठीक है, समझ में आ गई बात। और देखो रेडिकल कॉम्बिनेशन की टेंडेंसी इसलिए भी ज्यादा होती है ना, देखो बताता हूँ पॉइंट, कि रेडिकल कॉम्बिनेशन में आपका एक्टिवेशन एनर्जी 0 होता है, मतलब कोई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है इस रिएक्शन के लिए, इसलिए सबसे ज्यादा फेवरेबल ये रिएक्शन है। मतलब जैसे ही फ्री रेडिकल फॉर्म हुए कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना लिया, कोई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कहीं भी। यहाँ आर डॉट है, एक और आर डॉट है, दोनों ने यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिया, 0 एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है ना, इसलिए सबसे फेवरेट रिएक्शन है रेडिकल कॉम्बिनेशन। तो हमेशा वही चाहते हैं कि कंबाइन करके प्रोडक्ट बना ले। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया आपके पास रिएक्शन वाली बात। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो फ्री रेडिकल है ना, तो फ्री रेडिकल बताओ, कम फॉर्म हो गया तो रिएक्शन से आप मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से बनाएगा। तो किसी भी रिएक्शन से कहीं से भी फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ हो तो जब प्रोडक्ट बनाने की बारी आएगी तो क्या कर सकता है, तो रेडिकल कंबाइन हो सकता है। जैसे देखो ये फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके देखो कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट बना लिया, है ना। या फिर क्या कर सकता है, डिस्प्रपोर्शनेट, तो देखो डिस्प्रपोर्शनेट होके एल्केन और एल्कीन बना लिया, है ना, तो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया और एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये प्रोडक्ट मिल सकता है कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन। पर आपसे पूछा जाए कि मेजर कौन सा होगा, बताओ कैसे बताओगे, तो क्या देखना है आपको, हाँ कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री है ना, तो 2 डिग्री मेजर प्रोडक्ट किससे बनाते हैं, कॉम्बिनेशन से, तो कॉम्बिनेशन वाला मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बस ये बना देना कॉम्बिनेशन वाला मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, इधर देखो सेकंड में ये कौन सा है, 2 डिग्री है, तो बना तो सभी सकता है, कंबाइन भी कर सकता है, कॉम्बिनेशन भी कर सकता है और डिस्प्रपोर्शनेशन भी कर सकता है ना। पर क्योंकि 2 डिग्री है तो मेजर किस कौन सा बनेगा, कॉम्बिनेशन वाला बन जाएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बन गया कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, इसी तरह थर्ड वाला है, थर्ड में देखो कौन सा 2 डिग्री है, तो कंबाइन भी कर सकता है डिस्प्रपोर्शनेट भी, तो एल्केन और एल्कीन भी बन जाएगा, है ना। तो मेजर कौन सा बनेगा, ऑब्वियसली बात है कॉम्बिनेशन वाला बन जाएगा। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में बना लेना है। ठीक है, और ये अभी थोड़ा सा जब आप लोग पढ़ लोगे भी, इसके बाद जब स्टीरियोइसोमेरिज्म होगा जीओसी के बाद, तब समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है ना। तो अभी आपके काम करनी है ये सब चीजें, है ना, वो तब समझ में आएंगी। सिसो ट्रांस वैसे जानते हो आप लोग सिसो ट्रांस क्या होता है, पर इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो। तो मेजर प्रोडक्ट पहचान सकते हो, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, ये सब तीनों 2 डिग्री वाले हैं इसलिए। ठीक है, चलें आगे। चलो, जैसे देखो फोर्थ वाले में देखो 1 डिग्री वाला है, तो मेजर प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली बात है कॉम्बिनेशन से बनाएगा। कैसे, एक फ्री रेडिकल है तो ऐसा ही एक और फ्री रेडिकल बना दो, है ना, और दोनों को आपस में कंबाइन कर दो, हो गया कॉम्बिनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेट करोगे तो एक एल्केन और एक एल्कीन, तो डिस्प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मेजर कौन सा बनेगा, कॉम्बिनेशन से बनेगा, 1 डिग्री है ना। इसी तरह से फिफ्थ वाले को देखो कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री है, तो होने को तो देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हो सकता है और कॉम्बिनेशन भी करा सकते हो, है ना, तो इसका आप लोग कॉम्बिनेशन भी करा सकते हो। तो देख सकते हो देखो कॉम्बिनेशन से कैसा बन रहा है ना, बहुत ज्यादा हिंडेड टाइप का है। तो कॉम्बिनेशन भी करा सकते हो, डिस्प्रोपोर्शनेशन भी करा सकते हो। तो मेजर कौन सा बनेगा, इस बार 3 डिग्री है तो मेजर डिस्प्रोपोर्शनेशन से बन जाएगा, है ना, एक एल्किन और एक एल्किन। बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो किसी को।
ठीक है, समझ में आ गई रिएक्शंस वगैरह। चलें आगे, चलो, है ना। अच्छा, ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं, अभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी समझने के लिए देख सकते हो, है ना इसको। जैसे एल्कीन है ना, ऑलरेडी एक फ्री रेडिकल बना हुआ है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये जो फ्री रेडिकल है वो रिएक्शन पढ़ा है ना आपने, थर्ड रिएक्शन, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल बाय अनदर रेडिकल, तो क्या करेगा ये, तो एल्कीन पे जाके ऐड हो जाएगा, है ना। तो एल्कीन क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ, एक फ्री रेडिकल यहाँ, है ना। तो क्या हुआ, इस फ्री रेडिकल ने दोनों ने आपस में कंबाइन कर लिया, ठीक है, तो यहाँ तो हो गया कॉम्बिनेशन, और एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो गया। और ये क्या करेगा, ये अपनी जैसे एक और फ्री रेडिकल के साथ क्या कर लेगा, कंबाइन कर लेगा, तो देखो रेडिकल कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये प्रोडक्ट आपका फाइनली मिल गया यहाँ पे। तो ऐसे फ्री रेडिकल से ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात किस तरह से बनाए, ठीक है। तो ऐड हो गया एल्कीन पे जाके, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, है ना। इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, देखो जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ फ्री रेडिकल से कंबाइन होगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बन जाएगा, है ना। फिर दूसरा फ्री रेडिकल यहाँ कंबाइन हो जाएगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ बन जाएगा, तो ये अपने ही जैसे कोई फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होके ऐसा प्रोडक्ट बना ले, ठीक है ना। समझ गए। चलो, ये रिएक्शन वाली पोर्शन की बात है, अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। एडिशन है सिंपल सा, देख लेना बना के एक बार, ठीक है। चलो, अब अपने काम पे आते हैं, जीओसी वाले काम पे, है ना। तो आपने देख लिया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, और क्या क्या रिएक्शन शो करते हैं फ्री रेडिकल, है ना। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो बताया था फ्री रेडिकल कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप के होते हैं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप अटैच होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो इसके आंसर, चलो 6 तक कंप्लीट करो, देखो क्या आंसर आता है, बताओ। हो गया क्वेश्चन, चलो बताओ फर्स्ट में क्या आंसर आएगा, बताओ। 4 3 2 1 फोर्थ हाँ 3 2 1 ऑब्वियस सी बात है ना, कौन सा, हाइपर कंजुगेशन, है ना। 9 अल्फा एच है, इधर 6 अल्फा एच, रेजोनेंस तो है नहीं, और आपको पता है हाइपर कंजुगेशन फ्री रेडिकल में होता ही है, और इधर आएगा 3 अल्फा एच, जीरो। तो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन, उतना ही ज्यादा स्टेबल, है ना। सबसे पहले हाइपर कंजुगेशन, सेकंड की बात करोगे तो सेकंड सबसे ज्यादा अल्फा 2 एच, 3 हाँ फर्स्ट सेकंड में 2 3 और 1, वही अल्फा एच है ना, हाइपर कंजुगेशन से किया आपने। 3 में बताओ, 3 में क्या होगा, रेजोनेंस, है कि नहीं। तो फर्स्ट वाले में ज्यादा रेजोनेंस है, तो ऑब्वियस बात है वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। फोर्थ की बात करोगे 3 2 तो 1 रेजोनेंस तो बराबर है, हाँ, फिर अल्फा एच काउंट कर लेना, तो वही सेम क्वेश्चन है ना, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फिफ्थ में देखोगे तो 3 3 बेंजीन के साथ रेजोनेंस है, ऑब्वियसली बात है ज्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं। अच्छा, 6 में बताओ क्या होगा, बोलो क्या आंसर आएगा। 6 में आएगा 1 2, कैटायन की तरह नहीं है, कैटायन में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली होता है, फ्री रेडिकल के केस में बताया था बहुत कम होता है हाइपर कंजुगेशन जो होता रेयर होता है ना, क्योंकि अनस्टेबल टाइप के, हाँ रेयरली, क्योंकि अनस्टेबल टाइप के हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, तो रेजोनेंस वाला इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करेगा, है ना। तो अल्फा एच वगैरह नहीं है, तो ये क्वेश्चन है जो कैटायन से थोड़ा सा अलग है आपका, है ना। इसमें रेजोनेंस ही आपको देखना आता है मेनली, ठीक है। रेजोनेंस है तो वो ज्यादा स्टेबल होता है फ्री रेडिकल,
बताओ। सर फ्री रेडिकल के और केस इसी में बेस पे देखो इंडक्टिव क्वेश्चन, पे ज्यादा सर फ्री रेडिकल के केस में इंडक्टिव पे ज्यादा डोमिनेंट होगा क्या हाइपर कंजुगेशन? हाइपर कंजुगेशन ही रहता है। ऑर्डर वही है ना, सबसे पहला रेजोनेंस, उसके बाद फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। इंडक्टिव वीक टाइप का इफेक्ट है ना, कितना भी कम हो हाइपर कंजुगेशन पर इंडक्टिव से तो ज्यादा ही है। ठीक है ना, तो ऑर्डर सेम ही है, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसमें फिक्स आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, देखो क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन एक ऐसा बनता है कि एक स्टेटमेंट कहीं मिल जाएगा, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, हर जगह बुक वगैरह में हर जगह लिखा रहता है कि कैटाइन है आपके पास एक CH2 प्लस, इसको एक CH3 ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है ना, और एक CH2 डॉट है, उसको भी एक CH3 ग्रुप स्टेबलाइज कर रहा है ना। दोनों में क्या है, हाइपर कंजुगेशन है, प्लस H लगा रहा है, यहाँ भी आपका प्लस H लग रहा है, यहाँ भी प्लस H लग रहा है। तो बताओ CH3 ग्रुप किसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, कैटाइन को करेगा, फ्री रेडिकल को ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? बोलो, सेम CH3 ग्रुप है, किसको ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है? कैटाइन को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। हाँ बिल्कुल, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है ना, बहुत स्टैंडर्ड है, हर जगह मिलता है क्वेश्चन। तो CH3 ग्रुप स्टेबलाइजेस कार्बोकैटायन मोर देन कार्बन फ्री रेडिकल। क्यों? क्योंकि कैटायन के केस में हाइपर कंजुगेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है फ्री रेडिकल से। ठीक है, तो CH3 ग्रुप ज्यादा स्टेबलाइज करता है कैटायन को, है ना। समझ में आ गया था क्वेश्चन? इस तरह से चलो चले आगे, बना सकते हो फ्री रेडिकल के क्वेश्चन, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं है फ्री रेडिकल के, है ना। और फिर जो बहुत सारे डिफरेंट कंडीशंस भी हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट भी नहीं है ना। काफी सारी चीजें होती हैं और फ्री रेडिकल में उन सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो अपन ज्यादा उसमें डीपली जाएंगे नहीं उन चीजों की तरफ, ठीक है ना, वरना आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल कंप्लीट, है ना। कुछ डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट, जैसे मैं आपको शुरू में ही बताया था, जैसे कार्बीन पढ़ते हैं, है ना। ये कुछ एक्स्ट्रा इंटरमीडिएट्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कार्बीन, कार्बीन क्या होता है? कार्बीन देखो ऐसा स्पीशीज है, कार्बन है जिसके 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, मतलब टोटल वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, और कोई चार्ज भी नहीं है, न्यूट्रल स्पीशी है। तो ऐसा ही न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी कार्बन, जिस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, उसको कार्बीन बोला जाता है ना। इस स्पीशी को क्या बोलते हैं? कार्बीन। और इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब किसी रिएक्शन में फॉर्म होती है स्पीशीज, ठीक है। तो न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल इज कॉल्ड कार्बीन, ठीक है। हाईली रिएक्टिव होती है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है, और फॉर्म कैसे होती है? बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से, मतलब हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, अनसिमेट्रिकल टाइप का बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना। तो इस तरह से फॉर्म होती है। समझ में आ गई बात? ठीक, देखेंगे अभी बॉन्ड ब्रेक करके कैसे होता है, वो तो अभी बात की बात है कि किस तरह से फॉर्म होती है। पहले देखो, अभी क्या बताया था मैंने आपको कि कार्बन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अच्छा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट के बेसिस पर 2 टाइप की कार्बीन होती है, एक होती है सिंगलेट कार्बीन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन, है ना। कैसे अरेंजमेंट होता है वो देखते हैं। सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एज अ लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं, है ना। और ट्रिपलेट में मतलब है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह रहते हैं, है ना। तो इनके बेसिस पे होता है सिंगलेट और ट्रिपलेट। तो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहेंगे लोन पेयर की फॉर्म में, तो वैसी बात है, उसको सिंगलेट बोलेंगे, है ना। और 2 अनपेयर्ड फॉर्म में 2 अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे, तो इस टाइप की कार्बन को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रिपलेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंगलेट की बात करते हैं तो देखो 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है, ऐसा मान सकते हो ना इसको, 2 हाइड्रोजन और एक लोन पेयर, मतलब sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल पिलेना टाइप का स्ट्रक्चर होता है ना। जबकि ट्रिपलेट कार्बन जो होता है उसमें केवल 2 ही बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है ना। जनरली लीनियर टाइप का होता है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कोई है नहीं, तो sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपलेट होता है sp हाइब्रिडाइज्ड, और सिंगलेट होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। पहला डिफरेंस तो यही है। अब इसी के बेस पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, कैसे देखते हैं जल्दी।
बोथ द इलेक्ट्रॉन सिंगलेट की बात करते हैं, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर आर प्रेजेंट इन सेम ऑर्बिटल हैविंग अपोजिट स्पिन। देख रहा है आपको, जबकि ट्रिपलेट में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स में, है ना, सेम स्पिन होता है। सिंगलेट की बात करोगे तो देखो सिंगलेट के केस में क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, और जबकि ट्रिपलेट होता है वो बाई रेडिकल की तरह एक्ट करता है। इलेक्ट्रोफाइल तो अभी आप लोग जानते नहीं हो, हाँ बाई रेडिकल तो आप लोग जानते हो। देखो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ऐसा रहेगा ना, दो फ्री रेडिकल्स हैं तो बाई रेडिकल्स बोल सकते हो इसको। जबकि सिंगलेट कैसा है, सिंगलेट में दोनों पेयर्ड फॉर्म में है ना, तो ये केवल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, है ना, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है ही है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं सिंगलेट में, तो डाईमैग्नेटिक टाइप का है, जबकि ट्रिपलेट कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सिंगलेट में याद रखना इस पॉइंट को, इट डज नॉट फॉलो हुन्स रूल, क्योंकि हुन्स रूल क्या कहता है कि पहले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड होंगे, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। जबकि सिंगलेट में देखो, है ना, एक एम्प्टी ऑर्बिटल बचा हुआ है, पहले से ही क्या हो गया, पेयरिंग हो रखी है, तो हुन्स रूल को फॉलो नहीं करता ना। जबकि ट्रिपलेट आपका हुन्स रूल को फॉलो करता है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, है ना, अलग अलग ऑर्बिटल में, तो देखो है हुन्स रूल फॉलो। तो सिंगलेट डज नॉट फॉलो हुन्स रूल, जबकि ट्रिपलेट फॉलोज हुन्स रूल, है ना। और हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बेसिस पे आप लोग जानते हो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 2s+1, याद है ना सबको, सबने पढ़ा हुआ है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। तो इसकी वैल्यू देखते हैं, है ना, सिंगलेट के लिए क्या आती है, तो 2s+1, s मतलब वही स्पिन क्वांटम नंबर वाला, है ना, दोनों की स्पिन कैसे हैं, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो एक का प्लस हाफ एक का माइनस हाफ, ठीक है, तो कितना वैल्यू आ गया, जब इसमें डालोगे वैल्यू तो आता है 1, इसलिए इसको सिंगलेट बोलते हैं, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आती है, याद रखना, है ना। तो कार्बिन को सिंगलेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 आती है। जबकि ट्रिपलेट के केस में ऐसा करोगे तो देखो दोनों का स्पिन सेम है, तो प्लस हाफ लो या माइनस हाफ लो, तो दोनों केस में क्या आता है, 3 आंसर आता है, 3, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ट्रिपलेट बोलते हैं। तो जो सिंगलेट और ट्रिपलेट नेम पड़े ना इसके, वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू के बेसिस पर है इनके नेम, है ना। तो 1 आ गया तो मतलब उसको सिंगलेट बोल दिया, जिसकी वैल्यू 3 है उसको ट्रिपलेट कार्बिन बोलते हैं। बताओ जल्दी से पढ़ लो, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, समझ में आ गई बात, चले आगे, है ना, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, तो याद रखना इनके डिफरेंसेस वगैरह ना, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबके सब। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स नोट के फॉर्म में, ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बिन, है ना, जनरली ट्रिपलेट कार्बिन ज्यादा स्टेबल होती है। तो पहली बात तो यह है कि वो हुन्स रूल फॉलो करती है ट्रिपलेट कार्बिन। दूसरा ये है कि रिपल्शन कम है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है ना ट्रिपलेट कार्बिन में, तो ऑब्वियसली बात है रिपल्शन कम होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का, तो ज्यादा स्टेबल टाइप की है, ठीक है। तो ट्रिपलेट कार्बिन जनरली मोर स्टेबल होती है सिंगलेट से, पहला पॉइंट। दूसरा है, जब भी रिएक्शन से फॉर्म होती है तो हमेशा सिंगलेट फॉर्म होती है ना, मोस्टली केसेस में रिएक्शन से जब फॉर्म होती है ना, हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेक करके, तो सिंगलेट कार्बिन का फॉर्मेशन होता है। अगर वो किसी कारणवश थोड़े टाइम तक रिएक्ट नहीं कर पाती है, अनरिएक्टेड रह जाती है ना, कोई रिएक्शन करने के लिए कोई सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है, तो वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ट्रिपलेट में। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल है, तो सिंगलेट कार्बिन कन्वर्ट होती है किसमें, ट्रिपलेट में, है ना। अगर थोड़ा टाइम मिल जाता है उसको, रिएक्शन नहीं कर पाती है, तो ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर डाइक्लोरोकार्बिन की बात करते हो, डाइक्लोरोकार्बिन मतलब एक कार्बिन है, दो क्लोरीन अटैच हैं, तो देखो सिंगलेट की बात करते हैं, तो सिंगलेट में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल है।
है ना। तो सिंगलेट इस टाइप का होता है सिंगलेट। जबकि ट्रिपलेट में क्या होता है, ट्रिपलेट में की बात करोगे तो दोनों ही ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो ये सिंगलेट है और ये ट्रिपलेट है। तो डाइक्लोरोकार्बन की बात करोगे तो ज्यादा स्टेबल सिंगलेट होती है ट्रिपलेट से, मोर स्टेबल सिंगलेट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है बैक बॉन्डिंग। तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पीएस के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है ना, तो सिंगलेट में होता है बैक बॉन्डिंग। जबकि ट्रिपलेट में तो कहां से करेगा, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो लोन पे डोनेट भी नहीं कर सकता, है कि नहीं। तो सिंगलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होती है। तो बैक बॉन्डिंग का अगर कहीं केस बनता है तो उस केस में सिंगलेट कार्बीन ज्यादा स्टेबल होती है। समझ में आगे बात। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो पता होने चाहिए आपको ना, सीधा याद ही रहने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अच्छा, नेक्स्ट आता है आपके पास जनरेशन ऑफ कार्बन, है ना। ये कार्बन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कार्बन फॉर्म कर देते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हो, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन करना है तो उसके कुछ कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जहां से कार्बन फॉर्म होता है ना। कैसे? तो सबसे पहला रिएक्शन है आपका थर्मोलिसिस ऑफ डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन सब लोग जानते हो, CH2N2, है ना। डाइएजो मतलब N2 वाले ग्रुप इसको बोलते हैं डाइएजो, और CH2 है तो डाइएजो मीथेन बोला जाता है इसको, है ना। याद रखना CH2N2 कंपाउंड को डाइएजो मीथेन बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऐसा है। तो कैसा है आपके पास CH2, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, प्लस और माइनस, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग खुद से बना सकते हो। तो क्या मिल जाएगा आपको, तो ये बॉन्ड यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दो, तो CH2 पे आ गया, सॉरी CH2 पे आ गया नेगेटिव एंड ट्रिपल बॉन्ड N+। और तो इसको अगर आप थोड़ा सा भी हीट करते हो, तो मैंने आपको बताया था एजो कंपाउंड आइसो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं, थोड़ा सा भी हीट करने पे N2 अलग हो जाता है यहाँ से। तो ये N2 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन के साथ अलग होगा, इस बॉन्ड पेयर के साथ। तो कार्बन पे क्या बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चला गया, तो कार्बन से क्या बच गया, कार्बन ही तो बच गया। तो यही क्या होता है, कार्बन होता है। तो किस तरह से हुआ, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन की वजह से हुआ है। N2 आपका इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग हुआ है ना। तो बन गया आपका कार्बन, है ना। तो मिथाइल कार्बन आपका फॉर्म हो जाता है। तो जैसे ही आप लोग डाइएजोमीथेन को हीट करते हो तो N2 इलेक्ट्रॉन पेयर लेके अलग हो गया और आपका कार्बन आपका फॉर्म हो गया, है ना। दिख रहा है आपको, देखो ये H2 माइनस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा N2 और कार्बन आपका फॉर्म हो जाएगा, है ना। हमेशा ऐसे ही होता है जनरली, कार्बन पे कोई नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए कार्बन का, है ना। तो उस केस में आपका क्या रह जाएगा, आपका कार्बन ही तो रहेगा, और क्या बोलोगे इसको बस केवल, है ना। हेट्रोलिटिक बॉन्ड हो रहा है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और उसका इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए कोई बॉन्ड पेयर लेके, तब कार्बन के फॉर्मेशन होते हैं। तो देखो कीटीन का थर्मोलिसिस से हो सकता है। कीटीन किसको बोलते हैं, जैसे कीटो टाइप का ग्रुप होता है ना, उसमें डबल बॉन्ड ऑल लगा दो, इस टाइप के ग्रुप को कीटीन बोलते हैं इसको, है ना। C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप है कीटीन। इसको भी थर्मोलिसिस करना है, हीट करना है। तो जैसे ही आप लोग इसको हीट करोगे तो देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप लोग। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इधर जाएगा, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे नेगेटिव एक लीविंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन लेके हो गया अलग, CO बी स्टेबल मॉलिक्यूल है, अलग हो गया और आपका मिथाइल कार्बन बच गया। ठीक है। दूसरा मेथड हो सकता है अल्फा एलिमिनेशन या वन वन एलिमिनेशन जिसको बोलते हैं, मतलब एक कार्बन एटम से दो ग्रुप अलग हो जाए, है ना। कैसे, जैसे देखो क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 को क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, याद है सबको। CH, देखो ऊपर देखो, Cl3, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं ना, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। इसकी बेसिक मीडिया में रिएक्शन करा दो तो क्या करेगा, बेस सबसे पहले H लेके अलग हो जाएगा, तो H2O तो हो गया अलग, कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, H+ चला गया, तो CCl3 माइनस बन गया। और मैंने आपको बताया था कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और एक लीविंग ग्रुप कोई अलग हो जाता है, कोई रिमूव हो जाता है कोई एक ग्रुप, तो इसको जैसे आप हीट करते हो तो यहाँ से Cl इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, माइनस चार्ज लेके, बॉन्ड पेयर लेके, तो क्या बच गया, कार्बन बच गया, कौन सा, डाई क्लोरो कार्बन आपको मिल जाता है। तो देखो ऐसे फॉर्म हो सकता है। तो क्लोरोफॉर्म से आप लोग फॉर्म कर सकते हो डाई क्लोरो कार्बन का। इसको बोलते हैं वन वन एलिमिनेशन, मतलब एक ही कार्बन से दो ग्रुप रिमूव हो गया। कैसे, देखो एक H भी रिमूव हो गया और एक Cl भी रिमूव हो गया, तो एक ही कार्बन से दोनों रिमूव हुए ना, तो इसको बोलते हैं वन वन एलिमिनेशन या फिर अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, देख लो कहीं कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से।
ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से कार्बन बना सकते हो आप लोग। तो डाइजोमीथेन से, कीटीन से या अल्फा एलिमिनेशन से, है ना, आप लोग कार्बन का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो ये मेथड्स हैं कुछ कुछ, है ना। इसके अलावा कुछ कुछ और रिएक्शन भी हैं, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो जैसे रिएक्शन, है ना। जैसे ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है ना, इसको पहले तो NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, है ना, मतलब हीट कर दो NaOH के साथ, सिंपल है। तो क्या करेगा, NaOH मतलब वही बेसिक मीडियम है, तो वो तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, चलो ठीक है। पहले तो सोडियम सॉल्ट बन गया ये, है ना। अब इसमें क्या करोगे, जब इसको हीट करोगे तो यहाँ से CO2 अलग हो जाएगा, तो क्या मिल गया आपको, CO2 अलग हो गया, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और 3Cl, तो वही सेम केस हो गया, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और एक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, डाइक्लोरोकार्बीन आपको मिल जाएगा, है ना। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड को हीट कर दो NaOH के साथ, तो भी आपको क्या मिल जाएगा, डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सब मेथड्स है ना, समझ में आ गई बात, कर सकते हो कार्बन का फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे तो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, पर अपने काम के बस इतने सही मेथड्स है ना। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और कोई एक ग्रुप है जो अपना बॉन्ड पेयर लेके अलग हो जाएगा, तो कार्बन आपका फॉर्म हो जाएगा, फिक्स मेथड है। अच्छा, रिएक्शंस ऑफ कार्बन वैसे तो अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शंस ऑफ कार्बन पर आपके मॉड्यूल में और आपके DPP में एक दो क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना। तो इसलिए बस थोड़ा सा बता देता हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप का, है ना, एक लाइन का। जैसे आप लोग पढ़ भी चुके हो इसको POC के टाइम पे, जैसे कार्बोलामाइन रिएक्शन, याद है आपको आइसोसाइनाइड टेस्ट, है ना। तो किसका रिएक्शन होता है इसमें, कार्बन जनरेशन होता है। क्यों कार्बन जनरेशन है, तो आपको ये तो पता है, कार्बोलामाइन रिएक्शन में अमाइन होता है, 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन होती है किसके साथ, क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम। पर आपको अभी अभी आपको पता है कि ये क्लोरोफॉर्म जैसे आप बेसिक मीडियम में यूज करते हो, तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो डाइक्लोरोकार्बन बनता है ना। तो वो जाके रिएक्शन करता है इस अमाइन के साथ और आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है ना। बहुत लंबा प्रोसेस है उसका, मैकेनिज्म है पूरा। पर ओवरऑल इंटरमीडिएट क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बन। तो देखो है ना, इंटरमीडिएट कौन सा है, कार्बन का फॉर्मेशन है इंटरमीडिएट में, समझा। तो कार्बोलामाइन रिएक्शन है, कार्बन जिसमें बनता है ना, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पहला। एक और रिएक्शन होता है इसमें जिसको RTR बोलते हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन, 12th में आएगा डिटेल में पूरा रिएक्शन। इसमें भी क्या मिलता है, जैसे देखो यहाँ भी आप क्या यूज कर रहे हो, फिनोल की रिएक्शन है, तो फिनोल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम। तो देखो समझ सकते हो, क्लोरोफॉर्म जैसे आप बेसिक मीडियम में यूज करोगे तो डाइक्लोरोकार्बन आपको मिल जाएगा, तो मिल गया, इंटरमीडिएट क्या है, कार्बन है। तो कार्बन की रिएक्शन फिर आपका फिनोल के साथ होगी और ऐसा आपका प्रोडक्ट फाइनली फॉर्म हो जाएगा, सैलिसाइल्डिहाइड फॉर्म होता है इसमें। वो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म है, वो 12th में आप पढ़ोगे डिटेल में कैसे होता है ना। पर अभी के लिए कि हाँ, इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, इंटरमीडिएट कौन सा फॉर्म होता है, कार्बन फॉर्म हो रहा है, डाइक्लोरोकार्बन फॉर्म हो रहा है इसमें, है ना। और मेथड हमने देख लिया था कि क्लोरोफॉर्म बेसिक मीडियम में अल्फा एलिमिनेशन होता है और डाइक्लोरोकार्बन आपका फॉर्म हो जाता है ना। तो यही रिएक्शन भी कार्बन का ही है, ठीक है। तो बस इतना सा इंट्रोडक्शन पोर्शन, बाकी डिटेल में आप लोग 12th में पढ़ोगे सब रिएक्शंस को, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी। नेक्स्ट है कार्बिनॉइड, ये बस एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं मैं आपको, है ना, डेफिनेशन समझ लो, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है अभी के लिए। कार्बिनॉइड्स देखो नेम से आपको पता लग रहा होगा, ऐसी स्पीशी मतलब कार्बिन लाइक स्पीशी होती है। किस टाइप की स्पीशी है, जिसमें एक CH2 ग्रुप एक तरफ मेटल के साथ अटैच हो और एक तरफ हेलोजन के साथ अटैच हो, है ना। तो कार्बन है, एक तरफ मेटल से अटैच है, एक तरफ हेलोजन से अटैच है, तो इस स्पीशी को बोलते हैं कार्बिनॉइड। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन जैसी हो जाती है ना, ये कार्बन लाइक बिहेव करने लग जाता है। तो एक तरफ मेटल के साथ, एक तरफ हेलोजन के साथ, देखो सबसे कॉमन ये वाला, ये आपके पास कार्बिनॉइड है जिसमें CH2 ग्रुप एक तरफ जिंक से अटैच है और एक तरफ आयोडीन से अटैच है। तो देखो क्या बोलोगे, इस स्पीशी को कार्बिनॉइड बोलते हैं, है ना। तो ये स्पीशी होती है कार्बिनॉइड, है ना। फॉर्मेशन कैसे है वो अभी का कुछ मतलब नहीं है आपका, CH2I2 को जिंक के साथ हीट कराते हैं तो आपका ये कार्बिनॉइड बनता है ना। कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में वो लिख रखा है, कुछ मतलब नहीं, आप डेफिनेशन याद रखना बस केवल, है ना। तो कार्बिन लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कार्बन एक तरफ मेटल से एक तरफ हेलोजन से अटैच रहता है, तो इस स्पीशी को बोलते हैं कार्बिनॉइड, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे नॉलेज के लिए याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट टाइप का इंटरमीडिएट आता है नाइट्रीन। नाइट्रीन लिख रहा है देखो, नाइट्रोजन एनालॉग ऑफ कार्बन, मतलब सिमिलर है
है ना, नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, है ना, ध्यान सुनना, एक लोन पेयर और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं नाइट्रीन। ठीक है, तो टोटल वही 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है। 2 टाइप का नाइट्रीन होता है आपका, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट में होता है कि आपके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं, है ना। ट्रिपलेट के केस में क्या होगा कि आपके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे, तो उसको ट्रिपलेट बोल देते हैं। तो सिंगलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन बिल्कुल सेम है सब कुछ कंडीशन, है ना, कार्बन लाइक कंडीशन ही होती है। समझ में आ गई बात? बताओ, है ना। तो सेम जैसे कार्बन था, बस कार्बन को हटा के आपको नाइट्रोजन लगा देना है। तो एक बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर तो हमेशा रहेगा, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पर 2 टाइप का नाइट्रीन बन जाता है ना। तो बस इतना ही याद रखना है, नाइट्रीन के बारे में ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है अभी, है ना। सिमिलर है, कार्बीन जैसा ही है, बस कार्बन की जगह नाइट्रोजन लगा दो आप लोग, है ना। और लास्ट है आपका बेंजाइन। बेंजाइन क्या होता है? बेंजाइन भी एक इंटरमीडिएट है। बेंजाइन बोलते हैं कि बेंजीन है, उस पर एक एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए, ऐसे मतलब पाई बॉन्ड बन जाए, इस स्पीशी को बोलते हैं बेंजाइन, है ना। बेंजीन पे आयन लग गया मतलब ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है आपको, है ना, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइन स्पीशी बोलते हैं। और हाईली रिएक्टिव है, समझ ही सकते हो क्यों है, क्योंकि आपको पता है 6 मेंबर रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है, देख सकते हो। तो कितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन होगा इसमें, है ना, बताया था 6 मेंबर ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता ना, तो वैसी बात है, बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, इसी वजह से हाईली रिएक्टिव टाइप का स्पीशी है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है ना। और अनस्टेबल है इसलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जैसी फॉर्म होगा रिएक्शन में वैसी रिएक्शन कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एग्जाम में आने के लिए कि पहली बात, बेंजीन एरोमेटिक टाइप का होता है। ऐसा मत समझना कि बेंजीन के 6 इलेक्ट्रॉन्स और एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड और काउंट कर लिया तो इसको एंटी एरोमेटिक बना दो, नहीं। जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में है ही नहीं, रेजोनेंस तो अभी भी वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है ना, वही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में है। जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है उसका कोई मतलब नहीं है रेजोनेंस से, वो तो परपेंडिकुलर है। तो एरोमेटिक तो है स्पीशी, अभी भी एरोमेटिक है बेंजीन, ठीक है। तो एरोमेटिक होता है, पर ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है ना, स्ट्रेन बढ़ गया है ना बहुत ज्यादा, तो इसलिए इंटरमीडिएट की तरह एग्जिस्ट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है ना। और अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि जो भी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है वो केवल और केवल किससे फॉर्म होता है? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की लेटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है ना। जबकि उसका एक्सेप्शन ही क्या है? बेंजाइन इसी का एक्सेप्शन है, क्योंकि बेंजाइन में क्या होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखो दोनों sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वही आपस में लेटरल ओवरलैपिंग करके एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना पॉइंट कि पाई बॉन्ड किससे फॉर्म हो रहा है? बाय लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, है ना। तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, स्ट्रेन बहुत ज्यादा है, तो जो भी है इसको मिलता है रिएक्टिंग स्पीशी उसी के साथ रिएक्ट कर देता है ना, हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है बेंजाइन। तो ये 2 पॉइंट है, एक तो एरोमेटिक वाला और पाई बॉन्ड फॉर्म किससे हो रहा है, बस ये याद रखना है इसमें, ठीक है। चलो बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। तो ये आपका GOC1 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है ना। तो GOC1 आपका हो गया कंप्लीट, है ना। और 11th वाले पोर्शन में आपका यहीं तक का था, है ना, GOC1 तक ही था आपका। GOC2 में आपके फिर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह आएंगे, वो इसी के बाद स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो GOC1 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपका होमवर्क सुन लो, है ना, जो कि आप लोग कल ही बनाओगे, क्योंकि कल ही क्लास है, बोला भी था मैंने फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो GOC1 का जो मॉड्यूल है ना, वो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको होगा ना? हाँ वो हो जाएगा, है ना, मंडे से देखो जब से होगा वो शेड्यूल आपको मिल जाएगा कब से क्या होने वाला है ना। अभी का तो ये पोर्शन तो कंप्लीट है, इसको तो कंप्लीट कर लेते हैं पहले, है ना। तो GOC1 कल आप लोग कंप्लीट करेंगे। अगर कोई डाउट हो पूरा रिवाइज करके देख लेना क्वेश्चन करते वक्त, किसी टॉपिक में डाउट हो तो टॉपिक वगैरह भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो कल का काम बस इतना है अपना, GOC1 का मॉड्यूल, ठीक है। बताओ कहीं कोई पूरा डाउट है तो मॉडल तो बोलो। सर
पूरा हाँ जी, मॉडल के सिर्फ काफी एक तो डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, कुछ तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, कुछ पोर्शन तो उसमें से, है ना, जो बचा हुआ सिर्फ पोर्शन एबी है वो। सेक्शन की है सर। हाँ, तो क्या हो गया, तो मैंने तो एक वीक पहले कहा था कि बनाना स्टार्ट कर दो मॉड्यूल को, है नहीं ना। सर, अब तुम आपने तो एक ही आपने दिन में बस कैसे क्वेश्चन बनाओगे? बोला था ना उस दिन। तो बनाओ तो सही। तो जीओसी में क्वेश्चन बनाने में कितना ही टाइम लगता है पता है? मतलब हार्डली आपको 2 आवर्स का टाइम लगेगा पूरा मॉड्यूल बनाने में। हो अगर गया है आप, सर, पूरा हो गया। है ना। हाँ, तो फिर जिसका हो गया वो अच्छी बात है, जिसका भी रह गया है वो बना है ना, आज ही कंप्लीट कर लेना, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल को, ठीक है। तो एक ही सेटिंग में बन जाता है पूरा मॉड्यूल, है ना। ऑर्गेनिक का कोई मॉड्यूल ले लो, क्योंकि कुछ सॉल्व थोड़ी ना करना है आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है, जल्दी से लगाना है कॉन्सेप्ट और आंसर आ जाएगा सीधे, ना। इसलिए जीओसी, मतलब जीओसी क्या, इसलिए बोला जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल होता है ना। अगर आपको आता है तो बहुत सिंपल है, अगर नहीं आता है तो उतना ही टिपिकल भी है, क्योंकि इसमें आप लगा के कुछ बना नहीं सकते हो, आपको पता है कॉन्सेप्ट तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, है ना। तो और क्वेश्चन से रिवाइज कर सकते हो जीओसी को, तो आपको, है ना, जीओसी के लिए बस क्वेश्चन ही है और कोई मेथड नहीं है, क्योंकि थ्योरी तो बहुत ज्यादा है नहीं इसमें, है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक। चलो देखो, बनाने की कोशिश करना पूरा, है ना। कल डिस्कस करते हैं, कहीं कोई डाउट आएगा तो फिर, है ना, उसको देख लेंगे, थ्योरी वगैरह में भी रिवाइज कर लेंगे उस पोर्शन को कहीं, ठीक। चलो बहुत है आज के लिए, है ना, मिलते हैं फिर कल।